क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करें, केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी पढ़ेंगे। उसके बाद एंड में हम लोग कुछ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिए गए हैं, उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम लोग पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो अगर किसी भी सब्सटेंस का नेचर या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही होगी तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज, देन वी से दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। दूसरा तरीका है केमिकल चेंजेज ऑफ मैटर, यानी मैटर में अगर कोई चेंजेज हो रही हो तो भी हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन है। जैसे पहला जो है दिया गया है वो है चेंज इन स्टेट। अगर मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, यानी अगर वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा है चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंजिंग हो रही है तो भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपका दो मैटर या सिंगल मैटर में अगर कुछ गैस भी अगर रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैटर में कुछ टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है तो भी वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब आता है कि हाउ टू एक्सप्रेस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला जो बताया गया है एनसीईआरटी बुक में सेंटेंस फॉर्म में, जैसे कि एग्जांपल है कि अगर मैग्नीशियम रिबन है इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम जो है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये हमने सेंटेंस फॉर्म में बताया। तो एक ये तरीका है केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है वर्ड इक्वेशन फॉर्म। वर्ड इक्वेशन फॉर्म में हम जो है बताते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरोहेड मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो तरीका है यह हमारा वर्ड इक्वेशन फॉर्म में है। अब आता है केमिकल फार्मूला फॉर्म। इसमें हमें जो भी एलिमेंट है उसका हमें केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम इसमें केमिकल फार्मूले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मैग्नीशियम को हमने Mg से रिप्रेजेंट किया। मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला होता है O2। तो हमने जो है Mg प्लस O2 एरोहेड MgO, यह जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो है केमिकल फार्मूला फॉर्म में। तो हमारा 3 तरीका जो है बताया गया है। पहला सेंटेंस फॉर्म में, दूसरा वर्ड इक्वेशन फॉर्म में, तीसरा है केमिकल फार्मूला फॉर्म में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताया है, एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, वो है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है मैग्नीशियम प्लस O2 एरोहेड MgO, यह जो केमिकल रिएक्शन ये अनबैलेंस्ड है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हो सकता है हमारे एग्जाम में अनबैलेंस्ड केमिकल वो इक्वेशन न लिख के वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पूछ दे, तो वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है।
तो हम जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज़ है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब होगा, कैसे पहचानेंगे। अगर द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, अगर हमारा कोई भी केमिकल इक्वेशन है, अगर रिएक्टेंट पार्ट में जो भी एलिमेंट है उसका मास और जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो हमें मिला है उसका मास अगर सेम नहीं है, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और दूसरा तरीका है, अगर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो आर नॉट इक्वल, यानी एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट पार्ट है, अगर उसमें ईच एलिमेंट एंड प्रत्येक एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है राइट हैंड साइड के एलिमेंट के एटम के, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो अब हमने जान गया कि केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं। अब आता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, अब जानेंगे। पहली बात ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता क्या है। वो ये कहता है, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। द मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम द mass of atom of element on the right hand side element that is product। तो यानी अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड के जो भी एलिमेंट है और राइट हैंड साइड के जो भी एलिमेंट है, दोनों का अगर मास सेम होगा तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। या जो नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के और राइट हैंड साइड के एलिमेंट के अगर सेम होगा तो वहाँ पर भी हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी सेम इन बोथ द साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब आता कैसे बैलेंस करेंगे, कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे। जो हमें तरीका बताया गया है वो ये बताया गया है, पहले हम वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यह केमिकल इक्वेशन है जो हमें दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। लिखेंगे केमिकल फार्मूला फॉर्म लिखेंगे, जिंक का होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 एरो हेड, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 प्लस H2। यह हमारा केमिकल फार्मूला फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसमें जो तरीका बताया गया, पहला तरीका हम इसमें एक ड्रॉप बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, प्रत्येक फार्मूले के प्रत्येक एलिमेंट के हम लोग जो है एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 में कहा है हम लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हम जितने भी एलिमेंट हैं उसको लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, उसमें देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। जैसे जिंक का है 1 और हाइड्रोजन है 2, सल्फ़र है 1 और ऑक्सीजन है 4। यह जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। फिर हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जिंक जो एटम है वह 1 है, सल्फ़र जो है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम है ऑफ एलिमेंट के सेम है। तो यह इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो एग्जांपल हमें बताया है दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, वो केमिकल इक्वेशन है Fe प्लस H2O एरो हेड Fe3O4 प्लस H2।
यह भी हमें केमिकल इक्वेशन दिया गया है हमारे एनसीईआरटी बुक में। यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे बैलेंस्ड करेंगे। तो स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ बॉक्स। हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे Fe प्लस H2O एरो हेड Fe3O4 प्लस H2। फिर वही सेकेंड स्टेप में हम लोग लिस्ट बनाएंगे कितने नंबर ऑफ वो एटम है ईच एलिमेंट में। तो हमारे जो एटम है वो है Fe, आयरन में का है 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है, यानी कि यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इसे बैलेंस्ड करने के लिए जो स्टेप 3 में बताया गया है कि हम उस एलिमेंट को चूज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम उस एलिमेंट को चूज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। तो वो है Fe3O4। तो हम लोग पहले इस एलिमेंट की मदद से हम दोनों साइड में को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि Fe3 है, यहाँ पे आयरन जो है 3 है, हाँ Fe3O4 है एलिमेंट है। अब इसमें जो है सबसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एटम है वो है ऑक्सीजन। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बोथ द साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन की है वो H2O में 1 है और Fe3O4 में 4 है। तो हम लोग वही इसमें जो है राइट हैंड साइड रिएक्टेंट पार्ट में 1 into 4 कर देंगे और प्रोडक्ट फॉर्म में 4, यानी हम लोग जो है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट पार्ट में बढ़ा देंगे। तो उसको हम लोग जो है एज ए कोफिशिएंट ऑफ H2O में 4 लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है Fe प्लस 4H2O एरो हेड Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे हमने पहले जो है ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 थे और लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में 1 थे H2O में। तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट में 4 लिखा। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो एटम है वो बैलेंस हो गया। अब आता है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कि कोफिशिएंट यानी आगे हम लोग 4 लिख देंगे। तो अब ये जो है हमारा 4H2 हो गया, यानी हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। यानी हमारा जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम था वो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन बैलेंस किया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब हमारा नंबर है आयरन को बैलेंस करने की। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे वही रिएक्टेंट पार्ट में आयरन जो है हमारा सिंगल था 1 है और प्रोडक्ट पार्ट में जो आयरन एटम था वो ट्रिपल है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट पार्ट में जो आयरन है वहाँ पर 1 into 3 कर देंगे, यानी वो वहाँ पे आयरन के आगे 3 लिख देंगे कोफिशिएंट में। तो हमारे नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट में 3 हो जाएंगे, यानी 3Fe प्लस 4H2O एरो हेड Fe3O4 प्लस 4H2। यानी अब हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गया है। यानी कि रिएक्टेंट पार्ट में जो आयरन है, आयरन का जो एटम है Fe है वो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में आयरन जो एटम है वहाँ पर भी 3 है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम भी 4 है। एटम जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो 8 है और राइट हैंड साइड में भी हमारा हाइड्रोजन आइटम 8 है। तो अब यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यह जो तरीका है, यह तरीका बताया गया है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला बात, जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम उस एटम का चुनाव करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी जो भी एटम होगा उस एटम को पहले बैलेंस करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में उस एटम के साथ जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। फिर हम जो है इस सेम प्रोसेस जो भी मैंने बताया उस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे।
तो हमारा जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट पार्ट में जब दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही जो जो मेथड है बैलेंसिंग ऑफ का, हम जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, इस तरीके को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड as we make trials to balance the chemical equation by using the smallest whole number coefficient, that is called heat and trial method। तो यही हमारा heat and trial method है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब स्टेप 4 आता है टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद उसको मोर इंफॉर्मेटिव बताना, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है। जैसे 3Fe एस रिप्रेजेंट फॉर सॉलिड प्लस 4H2O ब्रैकेट में जी रिप्रेजेंट फॉर गैस, एरो हैड Fe3O4 ब्रैकेट में स्मॉल एस रिप्रेजेंट फॉर सॉलिड प्लस 4H2 ब्रैकेट में जी रिप्रेजेंट फॉर गैस। तो यहाँ पे जो हमने फिजिकल स्टेट जो है हमने प्रत्येक एलिमेंट के बगल में लिखा है, इससे ये पता चल रहा है कि वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में, यानी हमने उसका फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह जो तरीका है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ये मोर इन्फॉर्मेटिव तरीका है, वे है। The symbol G is used with H2O to indicate water is used in the form of steam। अब यहाँ पे आता है कि एक सवाल उठता है कि जो H2O है वो तो लिक्विड होता है, लेकिन उसके बगल में G हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जो H2O है वो स्टीम फॉर्म में है, ना कि लिक्विड फॉर्म में, वो गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग जो है G रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बताने के लिए रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कि उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन कंडीशन भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, G लिखते हैं प्लस 2H2 गैसियस फॉर्म में होता है, इसलिए हमने इसको G रखेंगे। एरो हेड के ऊपर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम जो अप्लाई करेंगे तो CH3OH बनेगा लिक्विड फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो यह हमारा बनेगा CH3OH लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम लोग मेथेनॉल कहते हैं या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और दूसरा जो रिएक्शन है वो 6CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये बनाता है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज प्लस 6O2 एक्वस फॉर्म में ऑक्सीजन फॉर्म में। यह जो रिएक्शन होता है यह प्लांट में होता है, प्रोसेस होता है प्लांट में। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है कि एक्वस जो है AQ हमने क्यों रिप्रेजेंट किया गया एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर की तरह है, जिसे किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है या किसी रिएक्शन के थ्रू हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग एक्वस AQ लिखते हैं। ठीक है। अब आता है एक्सरसाइज 1। वॉइस एक्सरसाइज करना हम शुरू करेंगे। जो हमारे यहाँ एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। यह जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक वाइट लेयर अपने सरफेस पर बना लेता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं। यह लेयर क्यों बनता है, क्योंकि मेटल जो है अपने आप को बचाने के लिए यह रिएक्शन करके अपने सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड है, विल प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ एटम, यानी एटम को फर्दर रिएक्शन होने से बचाता है। सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसलिए जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को
हटाने के लिए हम लोग जो है उसको क्लीन करते हैं उस लेयर को, ताकि हमें प्योर मैग्नीशियम मिले, हम जो प्योर मैग्नीशियम मिले रिबन में, जिसे हमने बर्न करना होता है। अब आता है सेकेंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया है, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं वर्ड फॉर्म में, उसे बैलेंस करना है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरोहेड हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो नेचर होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है, इसलिए हमने वहाँ पे G लिखा है। प्लस Cl2, क्लोरीन को हम लोग Cl2 फॉर्म में लिखते हैं। Cl2 इसका भी नेचर गैसियस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल g ब्रैकेट में लिखेंगे। एरोहेड 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट में G लिखेंगे। और हम लोग जो है इसको जो है बैलेंस है ये केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमने 2HCl यहाँ पे लिखा है, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरोहेड बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BaCl2, यह हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Al2SO4 ब्रैकेट में बेस 3। तो यह जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। एरोहेड बैरियम सल्फेट बनाएगा BaSO4 प्लस सॉलिड फॉर्म में होगा, और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमारे जो है सबसे मैक्सिमम जो वो एटम है इसमें जो है ऑक्सीजन है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में SO4 3 है, यानी हमारा ऑक्सीजन जो है 4 और इंटू 3 यानी 12 है। तो हमें जो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन होना चाहिए 12 होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3BaSO4 लिखा है, प्लस 2AlCl3 है। तो इसमें जो है एल्युमिनियम जो है यहाँ पे 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एल्युमिनियम के कोफिशिएंट में 2 लिखा है प्रोडक्ट में। Cl3 क्लोरीन 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है 3 और 2 यानी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो बैरियम क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, और इसलिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट में बैरियम में 3 लिखे हैं। तो अब ये हमारा जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस्ड हो गया। तो हमें वही तरीका है, हमें जो है सबसे पहले उस एलिमेंट की पहचान करना है जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। पहले हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, साथ ही साथ हमें दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों नंबर ऑफ एटम को हमें जो है बैलेंस करना होता है। तब ये हमारा क्वेश्चन जो है बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है वह सोडियम प्लस वाटर, एरोहेड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो उसका नेचर होता है सॉलिड, तो NaS लिखेंगे, वाटर को H2O लिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे है। अब यह जो रिएक्शन करेगा वो बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस H2 जो है गैसियस फॉर्म में होगा, G लिखा है, चूँकि यह अभी अनबैलेंस्ड है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एटम की पहचान करना है जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, H2 है, पहले हाइड्रोजन देख हम उसको बैलेंस करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के जो एटम है वो 3 है, यानी NaOH में एक हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, प्लस H2 2 हाइड्रोजन है। लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो 2 है, H2O। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में 2 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 2H2O। अब यहाँ पे जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है वो अब हो गए 4। तो अब हमें जो है इसे बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में सोडियम के कोफिशिएंट में हम लोग 2 लिखेंगे,
तो 2NaOH हो जाएगा। तो अब हमारे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बोथ द साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारा जो है यहाँ पे सोडियम जो है प्रोडक्ट में 2NaOH हो गया है। तो अब हमें जो है और रिएक्टेंट पार्ट में जो सोडियम हमारा Na था तो हमने Na के कोफिशिएंट में 2 लिखेंगे। तो 2Na प्लस 2H2O एरो है 2NaOH प्लस H2 है। तो अब यह क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें जो है सेंटेंस फॉर्म में कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसे हम लोग फार्मूले फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो उसे हम लोग जो लिखेंगे तो BaCl2 या एक्वस फॉर्म में होता है प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। एरो हेड BaSO4 बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस NaCl एक्वस फॉर्म में होगा। यह हमारा अनबैलेंस्ड है। अब हम इसे क्या करेंगे बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करने के लिए फिर वही जो तरीका है नंबर ऑफ एटम जो है हम बोथ द साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या करेंगे बैलेंस्ड करेंगे। तो रिएक्टेंट में बेरियम हमारा Ba सिंगल है और राइट हैंड साइड में भी बेरियम हमारा सिंगल एलिमेंट है। क्लोरीन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में Cl2 है। क्लोरीन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल है Cl है। तो हम इसे बैलेंस्ड करने के लिए 2 कोफिशिएंट में लिखेंगे। जब 2 लिखेंगे तो अब हमारे यहाँ पे सोडियम जो है सोडियम का एटम जो है राइट हैंड साइड में 2 हो गया है। तो अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है। फिर आता है सल्फ़र एस जो है हमारा सल्फ़र का एटम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में सल्फ़र जो है एटम भी 1 है। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम है और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है राइट हैंड साइड में भी 4 है। यानी अब यह क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिया गया है जो हमें एनसीईआरटी बुक में सोडियम हाइड्रस ऑक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। तो इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है NaOH होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है प्लस HCl ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एरो हेड NaCl बनाएगा एक्वस सोडियम क्लोराइड वो भी एक्वस फॉर्म में होता है प्लस H2O वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हमने वहाँ पे L रिप्रेजेंट किया है। तो यह जो तरीका है यह हमें केमिकल इक्वेशन फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एंड में हम लोग जान गए कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो पहला तरीका सेंटेंस फॉर्म में, दूसरा तरीका वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, फिर केमिकल फार्मूले फॉर्म में लिखेंगे। केमिकल फार्मूले फॉर्म में लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें एलिमेंट का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो केमिकल रिएक्शन को केमिकल फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम है हमारा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों को कैलिब्रेट करेंगे मतलब बैलेंस करेंगे और उसके बाद हमें उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे और अगर ज़रूरत है और हमें आता है तो हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन कंडीशन लिखेंगे। जब इतनी चीज़ें हम लोग लिखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो वो तो हम उसे इफ़ेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थैंक यू।